हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा उत्तराखंड मासिक करंट अफेयर का यानी मंथली करंट अफेयर का वीडियो है। और इससे पहले हम 10 नवंबर तक का एक वीडियो पहले करंट अफेयर का उत्तराखंड का अपलोड कर चुके हैं। और ये जो वीडियो है वो 11 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 का है, यानी पूरे मंथ का है। और ये जो हम करंट अफेयर अपलोड कर रहे हैं ये UKPSC हो या UKSSC हो, इसके सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। तो बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का। तो इस जो मंथ में हमारा कुछ चर्चित व्यक्ति रहे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिख रखा है दीपम सेठ। अगर आप देखेंगे दीपम सेठ, उत्तराखंड सरकार ने दीपम सेठ को 13वां DGP नियुक्त किया है। दीपम सेठ जो हैं वो 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं। और इससे पहले जो हमारे DGP थे उत्तराखंड के वो थे अशोक कुमार जी। उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात जो अगले DGP बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं दीपम सेठ। और ये दीपम सेठ जो थे वो केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर थे। इनको प्रतिनियुक्ति से आने के तुरंत बाद प्रदेश का 13वां DGP बनाया गया है। तो ये इस तरह से यह नियुक्त किया गया है। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक हुआ और पहले व्यक्ति हुए उत्तराखंड के 13वें DGP दीपम सेठ। तो दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें DGP, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे अगला जो चर्चित व्यक्ति रहे इस माह में वो रहे नरेश बंसल। नरेश बंसल कौन है ये आप जानते ही हो। उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से एक राज्यसभा सांसद हमारे नरेश बंसल जी हैं। और इन्हें राज्यसभा संचालन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। और ये नियुक्ति किसने की है? इस कमेटी का गठन उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति जो जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने किया है। इस कमेटी में 10 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। यह समिति राज्यसभा के कामकाज यानी बिजनेस कामकाज को कहते हैं, निर्धारण, चर्चा के समय की सिफारिश और सदन में बहस के लिए विषयों का सुझाव देती है। तो ये एक उत्तराखंड के जो ये हमारे नरेश बंसल जी सांसद हैं, ये आपको पिक्चर भी उनकी दिखाई दे रही है। ये राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के एक सदस्य, 10 में से एक सदस्य चुने गए। नेक्स्ट आप देखेंगे इस समय कुछ इस नवंबर माह में कुछ जो व्यक्ति थे, जो चर्चित व्यक्ति थे, वो उत्तराखंड की या देहरादून के यात्रा पर रहे। तो उनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका लिख रखा है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष आप जानते ही हैं ओम बिरला हैं। ओम बिरला जी 17/11/2024 को ऐसे जो मतलब चर्चित व्यक्ति होते हैं या जो एक उपलब्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं, वो अगर राज्य में आते हैं या कहीं आते हैं तो उसमें उनकी डेट कई बार इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या अभी हम गृह मंत्री की बात ये नीचे पढ़ेंगे, या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनकी डेट आने की इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये 17/11/2024 पर खास फोकस करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देहरादून के प्रेम नगर नंदा की चौकी स्थित रॉस ब्रिज स्कूल के वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इसमें कार्यक्रम में जो पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर अनिल जोशी भी हैं, उपस्थित थे। अनिल जोशी आप जानते ही हैं, मशहूर पर्यावरणविद हैं। और इन्होंने, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, GEP यानी पर्यावरण का कंसेप्ट भी GDP की तर्ज पर इन्होंने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट की भी बात की है। तो ओम बिरला वर्तमान में आप जानते ही हैं राजस्थान कोटा बूंदी से सांसद हैं। और ये 2019 में लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। जून 2024 में उन्हें दूसरी बार फिर दोबारा से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आप जानते हैं दौरे पर आए थे। और ये कहाँ पर आए थे? ये आप मसूरी स्थित जो लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी के 99 फाउंडेशन कोर्स के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। वो आपका 28/11/2024 को देहरादून यात्रा पर रहे। और ये लाल बहादुर LBS बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जो है
लबासना भी शॉर्ट में कह देते हैं। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि यहाँ पहुँचें वो, और पहुँचते भी हैं। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो लबासना में ट्रेनिंग करते हैं और आईएएस या आईपीएस या आईआरएस जो भी एक फाउंडेशन कोर्स वहाँ चलता है उसमें आपका ये उपस्थित रहे एज ए चीफ गेस्ट। कौन? अमित शाह जी, और इसलिए वो देहरादून यात्रा पर आए थे। अगला है हमारा जो उत्तराखंड में इस महीने में उत्सव, मेले, अनुष्ठान या कोई समारोह या कोई खेल आयोजन हुआ हो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है अगले टॉपिक में। तो यहाँ लिख रखा है खड़ा दिया अनुष्ठान। खड़ा दिया अनुष्ठान आप जानते ही हैं, ये कहाँ होता है? श्रीनगर में, जनपद पौड़ी में, कमलेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर आपका जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, संतान दंपत्ति, वो खड़ा दिया अनुष्ठान में भाग लेते हैं। और ये श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाला समारोह है जो कार्तिक मास यानी लगभग नवंबर में ये आपका होता है। कार्तिक मास नवंबर के मध्य में ही आता है। इस वर्ष 176 निसंतान दंपत्तियों सहित एक विदेशी जोड़े ने भी इस अनुष्ठान में प्रतिभाग किया। इस अनुष्ठान में महिलाएं हाथों में दिया लेकर खड़े रहकर पूजा करती हैं। तो इस तरह से इसीलिए इसे कहा जाता है खड़ा दिया अनुष्ठान। नेक्स्ट है गोचर मेला। गोचर मेला आप जानते ही हैं, गोचर मेला लगाया जाता है चमोली में, और ये एक औद्योगिक मेला है। औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन इस बार जो गोचर मेला था वो 72वां था। मेले का शुभारंभ आप जानते ही हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया था। फिर आपका जौलजीबी मेला होता है। जौलजीबी मेला भी आप जानते ही हैं, इसकी भी शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया, और इस अवसर पर उन्होंने 64.47 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। यहाँ थोड़ा सा ये प्रिंटिंग कम हो पाई है। जौलजीबी मेला आप जानते ही हैं पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पंतनगर का विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। पंतनगर विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ था। इसमें किन्होंने भाग लिया था? तो जो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उत्तराखंड मूल के ही हैं आप जानते हैं, वो अनिल चौहान जी, उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया था और उन्हें मानद उपाधि भी प्रदान की गई थी विश्वविद्यालय द्वारा, डॉक्टर ऑफ साइंस यानी DSc की मानद उपाधि। और दूसरे थे प्रेमचंद शर्मा जी, ये कृषि से संबंधित हैं, और आपका इनको पद्मश्री भी भारत सरकार ने प्रदान की हुई है। तो इनसे आप ये सम्मानित हुए थे, इस DSc से यानी डॉक्टर ऑफ साइंस से मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया था। आप जानते ही हैं पंतनगर विश्वविद्यालय का गठन तिथि क्या है, तो या गठन वर्ष क्या है? तो पंतनगर विश्वविद्यालय का गठन वर्ष 17 नवंबर को ये इसका पंतनगर विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। 17 नवंबर 1960 को। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, 17 नवंबर 1960 को। तो इस बार इसका दीक्षांत समारोह मनाया गया 36वां। आगे है वायुसेना अभ्यास। तो आपका वायुसेना अभ्यास कहाँ हुआ? उत्तरकाशी जनपद में चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का 11 दिवसीय अभ्यास 12 नवंबर से शुरू हुआ था। तो ये एक पायलट ट्रेनिंग का हिस्सा है, और जिसमें चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यानी इसे जो है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तरकाशी ज़िला आप जानते ही हैं चाइना के बॉर्डर पर है। तिब्बत जो आज चाइना के आधिपत्य में है, वो उसके बॉर्डर पर हमारा उत्तरकाशी और चमोली ज़िला होता है। तो वहाँ पर अगर ये ट्रेनिंग दी जा रही है वायुसेना की, तो एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे है जनजातीय गौरव महोत्सव या आदि गौरव महोत्सव, आदिवासी गौरव कह लें या आदि। तो आदि गौरव महोत्सव आपका आयोजन किया गया कहाँ पर? देहरादून के ONGC स्टेडियम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से। समारोह के मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी रहे। समारोह में आपका जो है
मुख्यमंत्री ने जनजातीय विज्ञान के क्षेत्र में जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष जनजातीय विज्ञान महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी वर्ष 2021 में। और ये जो मुख्य कार्यक्रम या राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ था वो जमुई बिहार में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें प्रतिभाग किया था। 15 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 नवंबर 2024 को जो आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर को। और इस वर्ष यानी 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा का नाम मुंडा विद्रोह के रूप में हुआ था जो अंग्रेजी पीरियड के दौरान, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हुआ था। उन्हीं के नाम पर या उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये गौरव दिवस की घोषणा मनाने की कब हुई थी? 2021 में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हो रहे हैं? ये उत्तराखंड में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजित हो रहे हैं। ये कहाँ होंगे? ये लिखा है 29 जनवरी से 2 फरवरी तक बर्फ़ पड़ती है उस दौरान। ओली कहाँ पे है? ओली आप जानते हैं बुग्याल है चमोली में। तो यहाँ पर अल्पाइन स्लालम और आपका जॉइंट स्लालम, स्नोबर्ड, नॉर्डिक, स्की माउंटेन प्रतियोगिताएं होंगी। यानी राष्ट्रीय शीतकालीन खेल जो होंगे वो आपका कभी जम्मू कश्मीर वगैरह में भी होते हैं, इस वर्ष आपका कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। इससे पहले सैफ विंटर खेल भी चमोली में, ओली में आयोजित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल पर न्यूज़ बार बार आती जा रही है। जो राज्य में 2025 में अब जो IOA है, IOA मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन्होंने आधिकारिक रूप से उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों का आयोजन घोषित कर दिया है। 2025 में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। ये राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ देहरादून में होगा, समापन आपका समारोह जो होगा वो हल्द्वानी में होगा। और बहुत सारी प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर होंगी, जैसे कि देहरादून में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस और हॉकी कुश्ती हरिद्वार में, हॉकी हल्द्वानी में, जल क्रीड़ा आपका टिहरी में और ऋषिकेश में सलालम। ये सब जो क्रीड़ाएं होंगी 2025 में जो राष्ट्रीय खेल होंगे 38वें उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं या योजनाएं, जिसमें आपका स्वनिधि योजना नवंबर माह में चर्चित रही। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। यह योजना आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स, जो आपने देखा होगा जो गली मोहल्लों में सामान बेचते हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी 1 जून 2020 को। और इस दौरान आप जानते हैं कोरोना से गरीब व्यक्ति बड़े प्रभावित हुए थे, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे। तो यह योजना आवास में शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है। और इसका उद्देश्य क्या था? कोविड काल में प्रभावित छोटे व्यापारियों को फिर से स्वरोजगार में मदद करने के लिए प्रारंभ की गई थी। योजना के लिए नोडल एजेंसी जो है वो शहरी विकास विभाग है। अब ये उत्तराखंड में क्यों बताई जा रही है? क्योंकि उत्तराखंड में इसका जो लक्ष्य है उसे अचीव किया गया है। ये लक्ष्य है तो उत्तराखंड में 100% लक्ष्य अचीव कर लिया गया है। और इस योजना के तहत 40,043 लाभार्थियों को 59.6 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। तो इसमें होता क्या है? स्वनिधि योजना में प्रथम चरण में 10,000 रुपये दिए जाते हैं, दूसरे चरण में 20,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है यमुनोत्री रोपवे परियोजना। यमुनोत्री रोपवे परियोजना ये भी आपका चर्चा में रही। यहाँ से आप जानते खरसाली, यमुनोत्री कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में। और खरसाली से यमुनोत्री धाम, ये धाम नहीं है धाम तक रोपवे बनाने की परियोजना है। इस परियोजना को PPP मोड में यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक निजी कंपनी यमुनोत्री स्काई कार प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। इस रोपवे की कुल लंबाई 3.9 किलोमीटर है
जिसकी डिजाइन क्षमता प्रति घंटे एक तरफ से 580 लोगों को परिवहन करने की होगी। लगभग 170 करोड़ रुपए की इस परियोजना में खरसाली से यमुनोत्री धाम के बीच कुल 10 आपका टायर बनाए जाएंगे, यानी कि 10 एक तरह से पिलर बनाए जाएंगे या 10 वो बनाई जाएंगी टायर। तो इस तरह से ये एक परियोजना है यमुनोत्री रोपवे परियोजना, जो इस महीने चर्चा में रही। उत्तरकाशी जनपद में खरसाली को यमुनोत्री धाम से जोड़ने वाली परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, टनकपुर बागेश्वर लाइन, ये भी आपका चर्चा में रही। टनकपुर बागेश्वर लाइन जो है रेल लाइन है, ये शारदा नदी के किनारे, पहला तो यही है, टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक। अगर आपने गए हों तो ये लगभग जो सड़क है वो भी रेल नदी के किनारे ही है, और इसका फाइनल सर्वे रेल लाइन का पूरा हो चुका है। यह रेल लाइन 170 किलोमीटर है। इसकी लागत 49,000 करोड़ अनुमानित की गई है। नोएडा की स्काईलार्क डिज़ाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को रेलवे ने कार्य का सर्वे का काम सौंपा था। यह सर्वे 18 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ। इसके बाद सर्वे में टनकपुर, पूर्णागिरी, चूका गांव और द्यूरी, अमोन, सुला, ये सब क्या बनाए गए हैं, स्टेशन बनाए गए। एक तरह से अभी प्राथमिक तौर पर है, तो इसको इस योजना में इतने सारे स्टेशन बनाए गए हैं। सुला, बरूला है ये, बरूला, मलार, नाली, माली, हटोली, पगना, बागेश्वर, ये सब छोटे छोटे गांव हैं जहां पर ये इसके स्टेशन इस परियोजना के प्रस्तावित हैं। इसमें अभी तक 7 सर्वे हो चुके हैं। पहला सर्वे 1912 में हुआ था, यानी ब्रिटिश पीरियड के दौरान हुआ था। अभी तक इस लाइन के कितने सर्वे हो चुके हैं? 7। 2015-16 में इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में शामिल कर लिया गया था। इस रेल लाइन के बनने से नेचुरल सी बात है, हमारे जो देश की सेना है या हमारे देश की जो पहुंच है वो चीन सीमा तक आराम से हो जाएगी। तो ये टनकपुर बागेश्वर लाइन का सर्वे है जो इस माह चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25। ये केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष सहायता कार्यक्रम है जिसमें कि उत्तराखंड को 233.70 करोड़ रुपया दिया है, और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऋषिकेश के लिए, तो खासकर ऋषिकेश के लिए पर्यटन विकास के लिए या पर्यटन विभाग को दिए कि पर्यटन संबंधी सुविधाओं का विकास यहाँ किया जाए, 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। शेष राशि जो है वो राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में खर्च होगी। नेक्स्ट आपका आ जा रहा है शंभू नदी। अब है आपके चर्चित स्थल। चर्चित स्थल में पहला है शंभू नदी। ये शंभू बुग्याल से निकलती है। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि शंभू बुग्याल कहाँ पर है। तो शंभू बुग्याल है बागेश्वर जनपद में, और ये बागेश्वर जनपद का एक छोटा सा गांव है कुंवारी, वहाँ पर ये बहती है। और इस नदी में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस नदी में मलबा गिर गया है, और मलबा गिरने के बाद इस नदी में क्या बन गई है? एक झील बन गई है। तो इस पे 2-3 क्वेश्चन आप बना सकते हो। एक तो शंभू नदी कौन से बुग्याल से निकलती है, किस जनपद में है, और ये चर्चा में क्यों है। तो ये सभी प्रश्नों के जवाब इसमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपका है छाटहुम पुल। छाटहुम पुल आपका कहाँ पर है? ये काली नदी पर है, पिथौरागढ़ में। और यह पुल 110 मीटर लंबा है। इस पुल के निर्माण से नेपाल के दाराचुला व कम्बनपुर के ज़िले के लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। यानी आपका ये पुल क्या कर रहा है? एक तरफ इंडिया है, पिथौरागढ़ है, और दूसरी तरफ नेपाल है, उनको कनेक्ट कर रहा है। ये है छाटहुम पुल। कहाँ बना है? पिथौरागढ़ में। किस नदी के ऊपर बना है? काली नदी के ऊपर में। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति आशियाना। पहला क्वेश्चन यही कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में है। अब ये 21 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रपति का आशियाना है। इस आशियाने को अब जनता के लिए खोला जा रहा है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल बॉडीगार्ड
कर रहे हैं, राष्ट्रपति बॉडीगार्ड कर रहे हैं, इस्तेमाल राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है नैनीताल का स्थापना दिवस। नैनीताल का स्थापना दिवस 18 नवंबर 2024 को मनाया गया, 183वां स्थापना दिवस। और नैनीताल की खोज कब हुई थी? 18 नवंबर 1841 को शाहजहांपुर के शराब व्यवसायी पीटर बैरन द्वारा, पीटर या आप शॉर्ट में कह देते हो पी बैरन, तो पी बैरन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है चौधरी समिति। अब आप जानते ही हैं उत्तराखंड अग्निवीर एक सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है। पहले तो अग्निवीर योजना को ही देख लेते हैं। अग्निवीर योजना 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सेना की भर्ती के लिए ये अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसमें सिर्फ 25% ही स्थायी कर दिए जाते हैं, शेष बाहर कर दिए जाते हैं। और शेष को अब इनका जो 75% बाहर हुए उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको पुनर्वास के लिए या उनको कुछ विशेष पैकेज देने के लिए ये चौधरी समिति गठित की गई थी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में अग्निवीरों के पुनर्वास व रोजगार के लिए सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। अब इन्होंने कुल कितनी सिफारिशें दी हैं? 5 सिफारिशें दी हैं। सरकारी भर्तियों में सेना में एक सेवा अवधि के वर्षों की संख्या अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट। राज्य के सभी वर्दीधारी विभागों में जैसे पुलिस है, जैसे ये फॉरेस्ट है, इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। उच्च शिक्षण संस्थानों में अग्निवीरों को आरक्षण। स्वरोजगार व ऋण योजनाओं में विशेष प्राथमिकता। सरकारी विभागों के आउटसोर्स सेवाओं में प्राथमिकता। तो ये अग्निवीरों के लिए बनाई गई समिति थी। जो समिति गठित की गई थी दीपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में। वो कौन थे? पुनर्वास व रोजगार के लिए गठित की गई थी। वो थे सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र सिंह चौधरी, इसीलिए इसे कहा गया दीपेंद्र सिंह चौधरी समिति। इसने कुल सिफारिशें दी 5। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड की उपलब्धियां। तो कुछ उपलब्धियां उत्तराखंड को नवंबर माह में विशेष रूप से मिली हैं, उनका उल्लेख करेंगे। पहले है मत्स्य पालन में यानी फिशरीज़ में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद ने उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में हिमालयी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयन किया है। तो ये एक रहा कि उत्तराखंड टॉप पे है। किनमें? 11 हिमालय राज्य हैं उत्तर पूर्व के राज्य मिलाकर। तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें आप जानते ही हैं 7 स्टेट्स तो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। एक सिक्किम होता है, फिर J&K है, फिर हिमाचल प्रदेश है और फिर उत्तराखंड है। तो इन राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है मछली उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन में या मत्स्य पालन में, वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है इसी तरह से एक उपलब्धि और रही नवंबर माह में, जो आपका केंद्र सरकार ने एक चैलेंज घोषित किया था, हाई क्लीन टॉयलेट चैलेंज। इसमें देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड को मिला है 3रा पुरस्कार। और यह पुरस्कार 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं नगर निकाय हमारे यहाँ लगभग 102 नगर निकाय हैं, कुछ घट बढ़ भी सकते हैं। अभी फाइनल जब तक चुनाव नहीं होते तो हो सकता है कुछ घट बढ़ जाए। तो इसमें जो हमारा स्थान प्राप्त हुआ है 3रा। गुजरात पहला है, उड़ीसा दूसरा है। सर्वे में शामिल उत्तराखंड के लगभग 40% पब्लिक टॉयलेट स्वच्छता व सुरक्षा की दृष्टि से उच्चतम कोटि के मानकों पर उतरे हैं। उत्तराखंड के 2553 यानी 2553 सार्वजनिक शौचालय सीट हैं। तो हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय सीट 2553 है, यानी पब्लिक टॉयलेट कितने हैं? 2553 पब्लिक टॉयलेट सीट है, क्योंकि एक टॉयलेट में 2-3 सीट भी हो सकती हैं, जो सार्वजनिक पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं। अब ये प्रतियोगिता किसने आयोजित की थी? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के अधीन संचालित स्वच्छ भारत मिशन शहरी की ओर से आयोजित की गई थी। अब कुछ पुस्तकें, हम चर्चित पुस्तकें जो इस माह की रही उनको डिस्कस कर लेते हैं। चर्चित पुस्तकें हैं जट्टी वैली। जट्टी वैली किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है?
कर्नल रजनीश जोशी की। तो ये जो रजनीश जोशी की पुस्तक है ये जट्टी वैली पुस्तक है और ये एक तरह से जो प्रकृति की सौंदर्यता पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट है सुपर कॉप अजीत डोभाल। इसके लेखक कौन है? महेश दत्त शर्मा। गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? देवेश जोशी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका विमोचन श्रीमती राधा रतूड़ी जो कि राज्य की मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है पुस्तक भारत के पुष्किन शैलेंद्र। तो जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? डॉक्टर इंद्रजीत सिंह द्वारा लिखी गई है, भारत के पुष्किन शैलेंद्र। तो इसका जो विमोचन किया गया था वो मॉस्को में किया गया था और मॉस्को के भारतीय दूतावास में किया गया। यह पुस्तक भारत के प्रसिद्ध कवि शैलेंद्र और रूस के कवि पुष्किन से संबंधित है। तो इस तरह से ये 3 पुस्तकें, 3 या 4 पुस्तकें हैं, ये इस महीने चर्चा में उत्तराखंड में रही नवंबर माह में। अब कुछ हम मिससेलेनियस आइटम को डिस्कस करेंगे, जैसे कि लिख रखा है हाउस ऑफ हिमालय बोर्ड, ये ब्रांड। तो ये आप जितना भी उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए बनाया गया ब्रांड है। इसको लॉन्च किया था दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और इसमें फ़िलहाल कितने प्रोडक्ट शामिल हैं? 35। और इसमें क्या क्या है? जैसे शहद है, मड़ुआ है, जगोरा है, गहत, राजमा, ये सब आपका इनकी मार्केटिंग, सब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हाउस ऑफ हिमालय नाम से की जाती है। आप अगर अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा। ये एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, CBRI में। और ये CBRI कहाँ पर है? ये है रुड़की में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा और 3D प्रिंटिंग कंक्रीट बिल्डिंग प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। कहाँ पर? CBRI में, यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में। नेक्स्ट बढ़ते हैं कर्मयोगी नाटक। तो ये लेखक है मदन मोहन सत्ती इसके कर्मयोगी नाटक के, और डॉक्टर सुवर्ण रावत द्वारा निर्देशित यह नाटक है। और यह नाटक किन पर आधारित है? ये नाटक है जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा के जो पिछले 3 वर्षों के काम हैं उन पर आधारित ये नाटक है। आगे है द आइज़ हैव आई इट। ये एक लघु कहानी है जो किनके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड द्वारा। रस्किन बॉन्ड आप जानते ही हैं उत्तराखंड के मसूरी में रहते हैं, हालांकि इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था और ये रहते यहाँ हैं। और इनकी एक लघु कहानी है द आइज़ हैव इट। इस पर एक फ़िल्म बन रही है जिसका नाम है आँखों की गुस्ताखियाँ, और इसकी शूटिंग भी शुरू हो रही है देहरादून मसूरी में, 26 नवंबर से शुरू हो गई। और इस फिल्म में विक्रांत मैसी आप जानते हैं आजकल बड़े चर्चित कलाकार हैं, और शनाया कपूर प्रमुख भूमिका में है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं एक फ़िल्म की, पायर। तो पायर फिल्म के थोड़े सा ध्यान रखेंगे, निर्माता पूछे जा सकते हैं, विनोद कापड़ी हैं, मदन सिंह इसके अभिनेता है, पदम सिंह, और हीरा देवी आपका इसकी अभिनेत्री हैं। ये फिल्म आप जो है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई भारतीय फिल्म है। और इस फिल्म में जो पिथौरागढ़ की एक गढ़तिर गांव की एक 65 वर्षीय महिला इस जो फिल्म है उसकी नायिका है। और ये फिल्म दर्शाती है उत्तराखंड में हो रहे पलायन के बारे में। गढ़तिर गांव की नायिका है 65 वर्षीय हीरा देवी, फिल्म की नायिका, जबकि पदम सिंह जो है वो फिल्म के नायक हैं। और ये जो पलायन हो चुके गांव हैं जिनको हम उत्तराखंड में कह देते हैं भूथा गांव, और भूथा गांव में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, बच्चे चले गए, जवान लोग चले गए, वहाँ के जो मानसिक स्थिति उनकी रहती है उनको दर्शाने को वाली फिल्म है। और इसमें इनको सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ था इस फिल्म को। इस फिल्म के निर्माता हैं विनोद कापड़ी। फिल्म है पायर। पायर आपका चुनी गई है पायर फिल्म जो चुनी गई है 28 टेलिन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है। और ये फिल्म
ये फिल्म को इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड के रूप में सम्मानित या एक इंटरनेशनल इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड का सम्मान या पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा आज का वीडियो हुआ, और आज का जो वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। और तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD, देव दिशा YTC DD। जल्द ही इसी वीडियो पर आधारित यानी उत्तराखंड के नवंबर माह के करंट अफेयर पर आधारित प्रश्न भी इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।